हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम चर्चा करेंगे बिंदुसार के बारे में। इससे पिछले के वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा की थी, जो मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र आएगा बिंदुसार। बिंदुसार के कुछ नाम भी मिलते हैं हमें जैन धर्म में, कुछ बौद्ध धर्म में इसके अलग अलग नाम मिलते हैं, और यूनानी ग्रंथों में भी इसके अलग अलग नाम मिलते हैं। तो बिंदुसार के बारे में हम चर्चा करते हैं। बिंदुसार का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। बिंदुसार सम्राट जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इससे पीछे की वीडियो हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन है? बिंदुसार। इस बिंदुसार को एक उस जैन साहित्य का नाम है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन के अनुसार उसकी माता का नाम दुर्बरा और या दुर्धरा था। किसकी? बिंदुसार की माता का नाम। अशोकावतन में उसकी पत्नी का नाम शुद्रांगी दिया गया है, परंतु महावंश टीका में धम्मा नाम उल्लिखित है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम मिलते हैं इसके चंद्रगुप्त बिंदुसार के की माता का। जैसे मैं आपको कहूँ, जैन साहित्य परिशिष्ट पर्वन में उसकी माता का नाम दुर्बरा। अशोकावतन में उसकी पत्नी का नाम मिलता है शुद्रांगी, और महावंश टीका में धम्मा नाम उल्लिखित है। बिंदुसार की एक उपाधि है जिसका नाम है अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब है शत्रु का विनाश करने वाला। अमित्रघात का मतलब हो गया शत्रु का विनाश करने वाला, इसीलिए यूनानी उसे अमित्रोकेटिस भी कहते हैं। अमित्रोघात का मतलब हो गया शत्रु का विनाश करने वाला, और इसीलिए जो यूनान के जो लोग हैं इसे बिंदुसार को अमित्रोकेटिस भी कहते हैं। क्वेश्चन भी आ जाते हैं एक नंबर में कभी, जैसे अमित्रोकेटिस किसे कहा जाता, तो किसे कहा जाता? बिंदुसार को। वायु पुराण में उसका नाम भद्रसार मिलता है, वहीं जैन साहित्य में उसे सिंहसेन सिंहासन कहा गया है। तो वायु पुराण में उसे भद्रसार, जैन साहित्य में उसे सिंहसेन, और यूनानी ग्रंथों में उसे अमित्रोकेटिस भी कहते हैं। ये उसके कुछ अलग अलग नाम हो गए, 3 तरह के हमने नाम देख लिए: अमित्रोकेटिस, भद्रसार, सिंहसेन। ठीक है। इन विभिन्न उपाधियों से ये स्पष्ट होता है कि कोई दुर्बल शासक नहीं था। यानी कि जो उपाधि जो मिली है इतनी, इससे ये पता चलता है कि ये कोई दुर्बल शासक नहीं था, ये कोई महान शासक रहा होगा, ताकि इसे इतनी उपाधियाँ मिली हैं। जब कोई महान शासक है किसी क्षेत्र को जीतता है तभी तो उसे उपाधि मिलती है। तो इसीलिए अलग अलग जो लोग थे, यूनान के थे, वायु पुराण है, जैन साहित्य हैं, अलग अलग इन्हें उपाधियाँ दी गई हैं। इसी के हिसाब से यह बहुत शक्तिशाली शासक रहा होगा। परंतु उसकी किन उपलब्धियों के उपलक्ष्य में ये उपाधि प्रदान की गई हैं स्पष्ट नहीं है। यानी कि ये जो उपाधियाँ जो दी गई हैं, अमित्रोकेटिस, भद्रसार और सिंहसेन, ये उपाधियाँ जो दी गई हैं किस उपलक्ष्य में दी गई हैं, यानी कि इन्हें कौन सा ऐसा काम किया, कौन सा ऐसा युद्ध जीता जिसकी वजह से ये उपाधि दी गई है, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। एक तिब्बत इतिहासकार हैं जिनका नाम है तारानाथ। इस तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने 16 नगरों तथा उनके राजाओं को नष्ट करके पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच समुद्र भाग पर अधिकार कर लिया था। ये तारानाथ, ये तिब्बती लेखक हैं, इन्होंने बिंदुसार के बारे में एक बात चर्चा की है कि बिंदुसार ने 16 नगर थे, उस 16 नगर को नष्ट कर दिया और उनके राज्य जो पश्चिमी और पूर्वी हुआ करते थे उन पर अधिकार इनने कर लिया। इन युद्धों का कोई विवरण नहीं मिलता है, यानी कि कोई ग्रंथ है जिसमें ये युद्ध के बारे में चर्चा की गई हो, उसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन इतिहासकार तारानाथ इनके बारे में कुछ ऐसा कहता है। विद्वानों का मत है कि बिंदुसार के शासनकाल में कुछ नगरों में विद्रोह हुआ था, जिसका उसने दमन करने के लिए पूर्णतः शांति स्थापित की, जैसा कि दिव्यावदान में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का उल्लेख है। दिव्यावदान किसकी है? बौद्ध धर्म की, ठीक है नहीं। और परिशिष्ट पर्वन किसकी है? जैन धर्म की। तो दिव्यावदान में ये उल्लेख मिलता है कि तक्षशिला में विद्रोह हो गया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक और सुसीम,
इनको भेजा था वहाँ पर कि ये विद्रोह हो गया, उसको दबा कराओ। इसके बारे में कुछ जानकारी हमें मिलती है दिव्य बदान में। बिंदुसार ने अपने 2 पुत्र थे, उन 2 पुत्रों का नाम था अशोक, जो बिंदुसार के बाद सम्राट बनेगा अशोक। अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठेगा अशोक। अशोक महान सम्राट, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। और सुसीम को इनने भेजा, लेकिन ये विद्रोह बिंदुसार के विरुद्ध नहीं हुआ था। अशोक ने तक्षशिला के निवासियों ने निवेदन किया कि, यानी कि जो विद्रोह था वो बिंदुसार के खिलाफ नहीं था। जब ये लोग तक्षशिला गए तो वहाँ के निवासियों ने निवेदन किया कि ना तो हम कुमार के विरुद्ध हैं और ना राजा बिंदुसार के, परंतु दुष्ट अमात्य हमारा परिभव अपमान करते हैं। यानी कि वहाँ पर जो अमात्य लोग हैं, अमात्य का मतलब जो बड़े लोग हैं, उनका अपमान करते हैं। तो अशोक ने उदारतापूर्वक नीति अपनाकर इन विद्रोह को शांत कर दिया। बहुत शांत तरीके से ये विद्रोह को शांत कर दिया इस अशोक ने। बिंदुसार ने न केवल अपने पैतृक साम्राज्य को अक्षुण बनाए रखा, पैतृक मतलब पिता, जिसके पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके साम्राज्य को अक्षुण बनाए रखा। यानी अक्षुण का मतलब होता है उस, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को नष्ट नहीं होने दिया, ठीक, उसको बनाए रखा। अपितु सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा प्रतिपादित मैत्रीपूर्ण विदेशी संबंध को भी अनवरत जारी रखा। स्ट्रेबो, ये सीरिया का यूनानी इतिहासकार है। स्ट्रेबो के कथानुसार सीरिया का यूनानी शासक एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। स्ट्रेबो एक इतिहासकार है, ये कहता है कि यूनान का एक शासक है जिसका नाम है एंटियोकस। एंटियोकस ने अपना एक राजदूत बनाकर जिसका नाम है डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। एक अन्य यूनानी लेखक एथेनियस ने बिंदुसार तथा सीरियाई नरेश एंटियाकस फर्स्ट के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का उल्लेख किया है। एक यूनानी लेखक और हैं जिनका नाम है एथेनियस। एथेनियस ने एक लिखी है बात कि बिंदुसार और एंटियोकस फर्स्ट, इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, उसका उल्लेख इसने किया है एथेनियस ने। जिसके अनुसार ये पता चलता है कि जो एंटियोकस फर्स्ट इनका दोस्त हुआ करता था, सीरिया का था ये, जिसके अनुसार बिंदुसार ने सीरिया का नरेश यानी एंटियोकस फर्स्ट से मीठी मदिरा मांगी, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक की मांग की। लेकिन होता यह है, मीठी मदिरा और सूखे अंजीर तो भेज देगा, लेकिन दार्शनिक नहीं भेज सकता, क्योंकि दार्शनिक इनके यहाँ क्रय विक्रय करना एक अपवाद माना जाता है सीरिया में, ठीक। सीरियाई नरेश ने मीठी मदिरा और सूखे अंजीर भिजवा दिए, परंतु दार्शनिक के संबंध में कहा कि यूनानी कानून के अनुसार, जो हमारे कानून हैं, इन दार्शनिकों का विक्रय यानी कि सेल नहीं किया जा सकता। इस पत्र व्यवहार से ये भी स्पष्ट होता है कि भारत का सीरिया से व्यापार होता था। यानी कि अब ये बात पता चल गई कि सीरिया और भारत का व्यापार होता था, तथा सम्राट बिंदुसार की दर्शन में भी रुचि थी, दर्शन में भी इसकी रुचि थी। तो स्ट्रेबो के अनुसार आपने देख लिया कि डाइमेकस इसके दरबार में आया दूत बनकर, और एंटियोकस फर्स्ट, इनके बीच में भी इसकी दोस्ती थी, यानी कुछ विदेशी संबंध बने रहे। अब एक अगला आता प्लिनी। प्लिनी ने उल्लेख किया है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टोलवी द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार पाटलिपुत्र में डियानिसियस यानी डायोनेसियस नामक एक राजदूत भेजा था। ये क्वेश्चन आया था टीजीटी में सन 2011 में। एक लेखक और है प्लिनी। प्लिनी ने क्या कहा, मिस्र का राजा था फिलाडेल्फस, जिसको हम टोलमी द्वितीय के नाम से जानते हैं। इस टोलमी द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में यानी कि पाटलिपुत्र में डायोनेसियस एक राजदूत भेजा था। अब बात आ गई, डायोनेसियस राजदूत किसने भेजा था, फिलाडेल्फस कह लो या टोलमी द्वितीय कह लो, इसने भेजा था। अगर बात करें हम डाइमेकस राजदूत किसने भेजा था, वो एंटियोकस ने भेजा था, ठीक, स्ट्रेबो के अनुसार, ये प्लिनी के अनुसार है। बिंदुसार ने चंद्रगुप्त के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था का ही अनुसरण किया है।
यानी कि जो चंद्रगुप्त की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका अनुसरण इस बिंदुसार ने किया है। बिंदुसार की राज्यसभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी। बिंदुसार में एक मंत्री परिषद थी जिसमें कितने सदस्य हुआ करते थे? 500। प्रारंभिक कुछ दिनों तक बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री कौटिल्य ही था, परंतु उसके बाद खल्लाटक प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुआ। अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य हो गया, लेकिन जब बिंदुसार आएगा तो उसका प्रधानमंत्री बनेगा खल्लाटक। साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था, जिसका प्रमुख कुमार या उपराजा हुआ करता था। यानी कि मंत्री परिषद थी और साम्राज्य जो था वो प्रांतों यानी कि जिलों में विभाजित था, अलग अलग स्टेट हुआ करते थे, और उसका अध्यक्ष जो होता था वो कुमार या उपराजा हुआ करता था। बिंदुसार के 25 साल का शासनकाल शांति सुव्यवस्था का काल था, जिसमें उसे आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन का भी अवकाश मिला। यानी कि बिंदुसार के जो 25 साल थे वह बहुत शांति व्यवस्था से गुजरे। थेरवादी परंपरा एवं महावंश के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। किसके अनुसार? थेर परंपरा, थेरवादी परंपरा और महावंश के अनुसार जो था ये बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अन्य सभी स्रोत बिंदुसार को आजीवक संप्रदाय का अनुयायी मानते हैं। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी मानते हैं कुछ अन्य स्रोत, लेकिन दिव्यावदान के अनुसार इस आजीवक संप्रदाय का परिव्राजक पिंगल वत्स जी बिंदुसार के राज्यसभा में निवास करता था। तो इस आजीवक संप्रदाय का जो परिव्राजक पिंगल वत्स नाम का विद्वान था वो बिंदुसार के राज्यसभा में रहा करता था। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी पता चलता है कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। महावंश के अनुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ठीक, तो ब्राह्मण धर्म और आजीवक संप्रदाय दो बातें निकल कर आई इसमें। तो ये अशोक के बारे में, वो बिंदुसार के बारे में चर्चा थी। हमने देखा बिंदुसार को अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग इसको नाम दिए गए हैं। तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, अपने पुत्र सुसीम और अशोक को दबाने के लिए इसने वहाँ भेजा था। अशोक के जो वैसे कोई युद्धों का उल्लेख इसमें नहीं मिलता है, लेकिन कुछ इतिहासकार उसके कुछ नगर जीते गए उसके बारे में चर्चा करते हैं ये। और अशोक का जो बिंदुसार का जो मंत्री हुआ करता था वो खल्लाटक प्रधानमंत्री के पद पर था बिंदुसार के समय में। अब इसके बाद आते हैं अशोक महान, जो बिंदुसार का पुत्र रहेगा अशोक महान। इसका टाइम पीरियड 273 से लेकर के 236 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहेगा अशोक महान का। और सबसे जो लंबा चैप्टर रहेगा वो अशोक महान का रहेगा। इसने काफ़ी सारे युद्ध जीते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका युद्ध माना जाएगा वो कलिंग का युद्ध माना जाएगा, जो 261 ईस्वी में इसने कलिंग का युद्ध लड़ा था। अशोक महान की बात करें, अशोक जिसे उसके अभिलेखों में देवाना प्रियदर्शी राजा तथा पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। तो अशोक को अशोक के अभिलेखों में देवाना प्रियदर्शी तथा पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। बिंदुसार के निधन के बाद 273 ईस्वी में मौर्य वंश का तीसरा शासक अशोक बना। यानी कि पहला शासक आ गया चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा उसका पुत्र बिंदुसार के बाद इसका पुत्र अशोक महान जो तीसरा शासक बनेगा, जिसका राज्यारोहण 4 साल के बाद यानी कि 269 ईसा पूर्व, 273 और 4 साल के बाद 269 ईसा पूर्व में हुआ। ये एनसीईआरटी के अनुसार, यदि हम बात करें एनसीईआरटी, अशोक का शासनकाल जो था वो 272 से लेकर के 268 231 ईसा पूर्व कर दिया गया है। एनसीईआरटी अकॉर्डिंग के अनुसार है ये। अपने 37 साल 37 साल के शासनकाल में, अपने 37 वर्ष के शासनकाल में अशोक अपने को एक महान सम्राट के रूप में प्रतिष्ठापित किया। अदम साहसी, सैन्य कौशल, प्रशासकीय कुशलता एवं उदारता का, धार्मिक सहिष्णुता और मानवीयता का एक अद्भुत सम्मिश्रण उसके व्यक्तित्व में विद्वान था, जो उसे विश्व के किसी भी सम्राट से अतुलनीय बना देता था। यानी कि अशोक इतना महान सम्राट था, इतने युद्ध भी जीते, लेकिन इतना साहसी था, इतना कुशल था, इतना उदार था और धार्मिक के प्रति इतना सहिष्णु था, पूरे विश्व में उसकी तुलना करना एक अतुलनीय कल्पना है। अशोक के बारे में काफ़ी डिटेल से हम पढ़ेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं
उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अशोक का अब कुछ प्रारंभिक जीवन के बारे में हम चर्चा करते हैं। अशोक का प्रारंभिक जीवन किस प्रकार का हुआ करता था? अशोक का प्रारंभिक जीवन, सम्राट अशोक की, आपको पता चल गया कि सम्राट अशोक जो था बिंदुसार का पुत्र था। दिव्यावदान में एक ग्रंथ है ये, दिव्यावदान। आप सोचिए दिव्यावदान क्या? दिव्यावदान एक ग्रंथ है। दिव्यावदान में अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी बताया गया है, जो चंपक के शासक एक ब्राह्मण की कन्या थी, यानी कि ब्राह्मण की एक पुत्र थी। तो अशोक की माता का नाम हो गया शुभद्रांगी। ये शुभद्रांगी जो थी, चंपा का एक ब्राह्मण था, उसकी पुत्री हुआ करती थी ये शुभद्रांगी। सिंघली अनुश्रुतियों में उसे धर्मा कहा गया है, जो अग्रमहिषी प्रधान रानी थी। दीपवंश और महावंश, ये जैन ग्रंथ हैं आपके। दीपवंश और महावंश के अनुसार बिंदुसार की 16 रानियां और 101 पुत्र थे। इसके अनुसार 16 रानियां थीं और 101 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र का नाम क्या था? सुसीम था, जो अशोक का सौतेला भाई था। कौन? सुसीम। अशोक का सगा भाई जो था वो विगत शोक या तिस्य था। तो सौतेला भाई इसका हो गया सुसीम, अशोक का सगा भाई हो गया विगत शोक या तिस्य, इसका सगा भाई हो गया। विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न स्रोत यानी कि कुछ स्रोत हैं, कुछ ऐतिहासिक स्रोत हैं, जैसे कोई ग्रंथ के माध्यम से, कुछ साक्ष्य के माध्यम से अशोक के अनेक पत्नियों का विवरण हमें मिलता है। सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार जब अशोक उज्जैनी जा रहा था, तभी विदिशा में उसे एक सृष्टि की पुत्री देवी से विवाह किया। महाबोधि वंश नामक ग्रंथ में देवी का नाम महावेदिश महादेवी मिलता है, जिसे शाक्य जाति का बताया जाता है। इसको शाक्य जाति का बताया जाता है। इसी से अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा उत्पन्न हुए। यानी कि जब उज्जैन जा रहा था, तब उसे विदिशा में एक सृष्टि की पुत्री देवी से इसने शादी की, और इस देवी का नाम वेदिश महादेवी मिलता है महाबोधि ग्रंथ में। इसी से 2 पुत्र उत्पन्न होंगे, जिसका नाम था महेंद्र और संघमित्रा। इस महेंद्र और संघमित्रा को भी भेजेगा ये, यहाँ पर जो विद्रोह जो होता है तक्षशिला में, वहाँ पर इनको भेजेगा। तो आपने देख लिया, इसने काफ़ी सारे विवाह किए। अब एक अगला ग्रंथ है महावंश। महावंश के अनुसार ये बात कही गई है कि असंधि मित्रा अशोक की अग्रमहिषी थी। उसके निधन के 4 साल के बाद तिक्षरक्षा को अग्रमहिषी बनाया गया, और इसे ही दिव्यावदान में तिक्षरक्षिता कहा गया है। इसी कारण इसके बोधि वृक्ष की हानि हुई थी। तो महावंश के अनुसार असंधिमित्रा अशोक की अग्रमहिषी थी, यानी कि ये जो थी अशोक की क्या थी? पत्नी हुआ करती थी, अग्रमहिषी। इसी अग्रमहिषी को दिव्यावदान में तिक्षरक्षिता कहा गया है। इसी के कारण बोधि वृक्ष को हानि पहुंची थी। बोधि वृक्ष जो शशांक ने कटवा देता है इसको, बोधि वृक्ष को। अशोक के अभिलेखों में सिर्फ उसकी एक पत्नी कारुवाकी का भी उल्लेख मिलता है, यानी कि उसकी एक पत्नी हुई कारुवाकी, जो तीवर की माता थी। ये कारुवाकी जो थी किसकी माता थी? तीवर की माता थी। यूपी पीजीटी सन 2016 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। यह उल्लेख कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रानी का अभिलेख किसे कहते हैं? कौशाम्बी स्तंभ लेख में इसमें इस बात की चर्चा मिली है कि अशोक की पत्नी का नाम कारुवाकी है। कारुवाकी जो थी तीवर की माता थी ये। अशोक की एक रानी और मिलेगी, उस एक रानी का नाम है पद्मावती। अशोक की एक अन्य रानी का नाम पद्मावती था, जिससे कुणाल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो पद्मावती से कुणाल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जबकि देवी वेदिश महादेवी से महेंद्र और संघमित्रा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजतरंगिणी में जालोक को अशोक का पुत्र बताया गया है। अशोक के उरुम्मिनदेई अभिलेख में उसकी एक पुत्री चारुमती का उल्लेख हमें मिलता है। तो अशोक के उरुम्मिनदेई अभिलेख में उसकी एक पुत्री है चारुमती का हमें उल्लेख हमें मिलता है। सम्राट बनने से पहले अशोक जो था, सम्राट बनने से पहले अशोक को पर्याप्त प्रशासकीय अनुभव प्राप्त हो चुका था, यानी कि अभी सम्राट नहीं बन पाया था, उससे पहले ही
कि एक सम्राट के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उसकी सब जानकारी इसने अपने जो पिता थे इसके बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के दादा, उनसे इसने काफ़ी कुछ सीख रखा था। वह तक्षशिला और अवंती उज्जैन का प्रांतीय शासक कुमार रह चुका था। यानी कि कह सकते हैं कि वह तक्षशिला हो गया और अवंती यानी उज्जैन का राजकुमार रह चुका था। कौन? अशोक। अब अशोक के राज्यारोहण की बात करते हैं कि अब अशोक का राज्यारोहण किस प्रकार से इसका राज्यारोहण होता है। अशोक का राज्यारोहण। अशोक के सम्राट बनने के संदर्भ में विभिन्न स्रोतों से विभिन्न विभिन्न विवरण हमें प्राप्त होते हैं, जैसे सिंगली अनुश्रुतियाँ। अब ये सिंगली अनुश्रुति क्या है? सिंगली अनुश्रुति ये जो है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। इससे हमें श्रीलंका के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सिंगली अनुश्रुति से हमें श्रीलंका के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। महावंश और दीपवंश ये बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। इससे हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो सिंगली अनुश्रुतियाँ, महावंश और दीपवंश में ये उल्लेख किया गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया है सिंगली अनुश्रुतियों से। परंतु ये सत्य प्रतीत नहीं होता कि क्योंकि अशोक के 5वें अभिलेख में उसके जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख हमें मिलता है। यानी कि ये ग्रंथ कहते हैं कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा, लेकिन अशोक का 5वां अभिलेख ये कहता है कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या नहीं की है। अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार अशोक के शासन के 13वें साल में उसके अनेक भाई जीवित थे। तो कुछ अभिलेखीय साक्ष्य यानी कि ग्रंथ नहीं, जो साक्ष्य हमें मिलते हैं, जैसे कुछ शिलालेख, उसमें ये बात है कि अशोक जब 13 साल का था, 13वां शासनकाल था उसका, तो अनेक भाई बहन उसके जीवित थे। बौद्ध ग्रंथ अशोक के बौद्ध मतानुयायी होने के पूर्व के जीवन को हिंसा, अत्याचार और निर्दय से युक्त बताते हुए उसे चंड अशोक कहते हैं। दिव्यावदान में अशोक के सिंहासन प्राप्त करने के संबंध में लंबा विवरण हमें मिलता है। दिव्यावदान ये भी आपका बौद्ध ग्रंथ है। दिव्यावदान में अशोक के सिंहासन प्राप्त करने के संबंध में लंबा विवरण हमें मिलता है। विद्वानों के अनुसार ये सत्य से अधिक निकट लगता है। तो बौद्ध ग्रंथ का दिव्यावदान में अशोक ने सिंहासन प्राप्त करने के संबंध में एक लंबा विवरण प्रस्तुत किया है। इस दिव्यावदान के अनुसार ये ग्रंथ चल रहे हैं आपके, दिव्यावदान हो गया आपका, महावंश हो गया, दीपवंश हो गया, ये बौद्ध ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार अपने 101 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र सुसीम को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। यानी कि बिंदुसार जो था, बिंदुसार के 101 पुत्र थे। इस 101 पुत्र में जो बड़ा पुत्र जो था सुसीम, उसको उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। परंतु वे बहुत चिंता में था, क्योंकि सभी राजकुमार उत्तराधिकारी बनना चाहते थे, जितने भी इसके पुत्र थे। अंत में बिंदुसार ने आजीवक परिव्राजक पिंगलवत्स जीप से सलाह ली। यानी कि जो इसकी राज्यसभा में निवास करते थे, आजीवक पिंगलवत्स, जो हमने पीछे की वीडियो में हमने देखा था, अभी पीछे हमने पढ़ा था, पिंगलवत्स, इससे इनने सलाह ली। सलाह लेने के बाद और उनसे समस्त राजकुमारों की परीक्षा लेने को कहा। पिंगलवत्स जीप का निर्णय अशोक के पक्ष में हुआ। इन्होंने कहा कि भाई राजकुमार अशोक बनेगा, अशोक के बारे में इन्होंने बात कही। परंतु सम्राट जो थे वो सुसीम के पक्ष में थे, इसीलिए परिव्राजक अपने मत को प्रकट किए बिना ही वन गमन कर गए। यानी कि जो बिंदुसार था वो ये कहता था कि सुसीम सम्राट बनेगा, लेकिन पिंगलवत्स जो इसकी राज्यसभा में रहते थे वो ये कहते थे कि अशोक सम्राट बनेगा। लेकिन फिर वो जो थे पिंगलवत्स जीप बिना मत प्रकट किए हुए वो वन को चले गए कि आप खुद ही अपना मशवरा कर लीजिए। तो बिंदुसार का जो प्रधानमंत्री था खल्लाटक, बिंदुसार का प्रधानमंत्री था ये खल्लाटक, सुसीम से असंतुष्ट था। उसने अन्य अमात्यों को भी अशोक के पक्ष में कर लिया था। यानी कि जो बिंदुसार का प्रधानमंत्री जो था खल्लाटक, वो भी सुसीम को नहीं बनाना चाहता था सम्राट। और जो कुछ और लोग थे
उन लोगों को भी इसने अपने पक्ष में कर लिया कि अशोक सम्राट बनेगा। जब सुसीम तक्षशिला में विद्रोह दमन हेतु करने के लिए गया, तभी बिंदुसार का निधन हो गया। तो तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था, इनने सुसीम को भेजा था, तो तभी बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और अमात्य लोग जो थे अशोक को सम्राट घोषित कर देते हैं। सुसीम जब लौटा है वहाँ से विद्रोह दबाने के बाद, अशोक द्वारा पूर्व नियोजित एक अग्निगर्भा खाई में गिरकर मर गया। तो जब सुसीम लौटा है तो अशोक के द्वारा एक अग्नि खाई बनाई जाती है, उसमें ये गिरकर मर गया। ये इस तरीके के प्रमाण हमें मिलते हैं। दीपवंश और महावंश ये आपके बौद्ध ग्रंथ हैं। इस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक का जो राज्याभिषेक है, उसका राज सिंहासन की तिथि 4 साल बाद हुआ। इतिहासकारों का मानना है कि अशोक को उत्तराधिकारी युद्ध के बाद शांति स्थापित करने में 4 साल का समय लग गया था। वह अपना राज्याभिषेक कराया। अशोक के अभिलेख में कालगणना राज्य तिथि 269 ईसा पूर्व से की गई, यानी अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। यह अशोक के बारे में चर्चा थी। अब हम अशोक के बारे में हम देखते हैं। कलिंग का युद्ध, धम्म, अशोक की कुछ और नीतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे अशोक के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। डिटेल से ही आपकी क्लास चलेगी और जितने भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, जैसे क्वेश्चन है, आपने थ्योरी पढ़ ली। अगर ये मैं कहूँ आपको अशोक को चंड अशोक से कौन संबोधित करता है, तो बौद्ध ग्रंथ में, पीछे हमने पढ़ा, बौद्ध ग्रंथ में अशोक को चंड प्रदोत कहा गया है। इसी तरीके से अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में, अभी हमने डिस्कशन किया। अशोक का सगा भाई कौन था? विगत शोक या तिस्से कहते थे। और सौतेला भाई कौन सा हो गया आपका? सौतेला भाई हो गया सुसीम। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अशोक ने विदिशा में किस नाम की श्रेष्ठी पुत्री से विवाह किया था? किससे किया था? देवी से किया था, जिसमें बाद में उसे वेदिश महादेवी महाबोधि ग्रंथ में इसका नाम मिलता है। और इसी से 2 पुत्र उत्पन्न होंगे, जिसका नाम था महेंद्र और संघमित्रा। पुत्री थी संघमित्रा और महेंद्र, 2 पुत्र इससे उत्पन्न होंगे। तो इस तरीके से जानकारी हमें मिलती है। अब ये क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में उसके जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख है? तो 5वां अभिलेख। लेकिन ये आप थ्योरी पढ़ के ही आप बता सकते हैं। पूरी थ्योरी आप पढ़ेंगे, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन डिस्कशन किए जाएंगे। और रही क्वेश्चनों की बात, तो क्वेश्चन मैं आपको बाद में करा दूंगा जब आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। चलिए, थैंक्स।